एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। जफर कहाँ है? मैंने उनमें से एक को मुखातिब किया। उसका कद दरमियाना मगर जिस्म गेंडे की तरह फैला हुआ था। सर के आधे से ज्यादा बाल उड़ गए थे और नाक पर चोट का निशान था। वो बोला वो यहाँ नहीं है। मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर की नाल उसके मुंह पर दे मारी। कहा झूठ बोलेगा तो तेरे दूसरे साथियों की तरह तुझे भी मौत की नींद सुला दूंगा। जल्दी बता जफर कहाँ है? रिवॉल्वर की जर्ब से उसके होंठ फट गए थे और सामने का एक दांत भी टूट गया था। उसने खून थूकते हुए कहा अगर वो यहाँ हुए भी तो उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। मैंने तैमूर से कहा ये फालतू बातों में वक्त जाया कर रहा है, ये जिंदा नहीं रहना चाहता, इसे ठिकाने लगाओ, फिर मैं दूसरे से पूछगिछ कर लूं। तैमूर ने वही खंजर निकाल लिया जो उनमें से किसी की जेब से बरामद हुआ था। उस पे चमड़े का खोल था और उसमें ऐसे बंद लगे हुए थे कि उसे पिंडली के साथ बांधा जा सकता था। तैमूर ने कहा पहले मैं इसका एक कान काट कर इसे एक मौका दूंगा, अगर इसने फिर भी जबान न खोली तो मैं खंजर इसके सीने में पैवस्त कर दूंगा। फिर उसने उसका गिरबान पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। तैमूर का शिकार खून थूकते हुए बोला मेरी बात सुनो, इस खंजर का जख्म बहुत मोहलक होता है, जिसे एक बार लग जाए फिर वो जिंदा ही नहीं बचता, क्योंकि जेदी ने इसे इंतहाई मोहलक जहर में बुझाया हुआ है। मैंने पूछा कौन जेदी? उन तीनों में से एक बोला मैं हूँ जेदी। मैंने कहा तो फिर इब्तिदा इसी से करो तैमूर, इसे खुद भी तो मालूम हो कि खंजर कितना जहरीला है और ये कितने दिन जिंदा रहेगा। जेदी ने कहा तुम लोगों ने हमें मार भी दिया तो यहाँ से नहीं निकल सकोगे। जफर किसी अहरे गैरे का नाम नहीं है, जब तक वो नहीं चाहेगा तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकोगे। अपने साथी के मुकाबले में वो ज्यादा पुरएतमाद और सख्त जान लग रहा था। मैंने भिन्ना कर कहा तुमसे जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, बाकी तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा जुमला अधूरा रह गया क्योंकि बाहर से फायरिंग की जोरदार आवाज आई थी। शायद किसी ने स्टेन गन का ब्रस्ट मारा था। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, बस यही मेरी गलती थी। दराज कद ने अचानक मुझ पर छलांग लगाई और मुझे लेता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। छलांग लगाते ही उसने मेरी दाईं कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया और रिवॉल्वर मेरे हाथों से दूर जा गिरा। उसकी गिरफ्त से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो लड़ने भिड़ने के फन में खासा ताक है। मैंने अपना सर थोड़ा सा पीछे हटाकर उसकी नाक पर जोरदार टक्कर मारी। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मस्क हो गया और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने दोनों घुटने समेटे और उसे अपने ऊपर से उछाल दिया। वो गोया उड़ता हुआ सामने वाली दीवार से टकराया और कींचवे की तरह फर्श पर गिर गया। अचानक दाखिली दरवाजे के पास से आवाज आई खबरदार, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गोलियों से छलनी हो जाओगे। मैंने हाथ गिराकर उसकी तरफ घूमते हुए कहा यह मजीद बेहतर होगा कि तुम मुझे छलनी कर दो, यूं भी तुम्हें चाय के लिए छलनी की जरूरत तो पड़ेगी। वो आवाज 100% ग्लोरिया की थी। उसकी नजर यूं ही मुझ पर पड़ी वो जल्दी से बोली तुम खैरियत से तो हो कामरान? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैरत मुझे इस बात पर थी कि उसके साथ जफर भी था। ग्लोरिया ने उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर रखा हुआ था और वो गुस्से में होंठ चबा रहा था। तैमूर ने मुंह बनाकर कहा तुम्हें सिर्फ कामरान की फिक्र है, यहाँ और भी लोग हैं। ग्लोरिया मुस्कुराकर बोली तुम लोगों को मैं पहले ही देख चुकी थी। बज़ाहिर तो ठीक ठाक लग रहे हो, मगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो पूछ भी लेती हूँ। तैमूर ने उसकी बात काट दी। बोला अच्छा अब यहाँ से निकलने की कोशिश करो, ये हमारा ड्राइंग रूम नहीं है। मैंने देखा इस दौरान में तैमूर और सिकंदर वहां मौजूद बकिया 2 आदमियों को बेहोश कर चुके थे। ग्लोरिया ने कहा चलो बाहर निकलो। हम उस दरवाजे से बाहर आए तो मालूम हुआ कि हमें तहखाने में रखा गया था। गेट से लेकर कार पोर्च तक 3 आदमी शदीद जख्मी हालत में पड़े हुए थे। ये यकीनी तौर पर ग्लोरिया का कारनामा था। वो लोग शायद जफर के गार्ड्स थे। गेट के बाहर हाईएस की एक 16 सीटर वैन मौजूद थी।
ग्लोरिया ने तैमूर से ड्राइविंग सीट संभालने को कहा और खुद उसके बराबर बैठ गई। जफर को उसने मेरे हवाले कर दिया। गाड़ी की पिछली सीट पर मैंने अकबर और नजीर को बिठाया। उससे अगली सीट पर मैं, सिकंदर और जफर समेत सवार हो गया। जफर मेरे और सिकंदर के बीच में था। मैंने जेब से रुमाल निकाला और जफर की आंखों पर मजबूती से पट्टी बांध दी। जफर ने दांत पीस कर कहा, ये तुम लोग अपने हक में अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम लोग मुझसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो, वरना इतनी जुर्रत न करते। मैंने चटाक से उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और तहकीर आमेज लहजे में कहा, हम तुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि तू कितना बड़ा मुल्क दुश्मन है। वो बोला, अगर मैं आधे घंटे तक वापस न पहुंचा तो मेरे आदमी इस शहर को उलट पलट कर रख देंगे। न सिर्फ मेरे आदमी बल्कि पूरी कराची की पुलिस हरकत में आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे साथी शहर को उल्टा करें या सीधा, हमें इससे कोई गरज नहीं। रहा पुलिस का सवाल तो तुम भी जानते हो कि वो हरकत में आकर कौन सा तीर मारती है। बस अब खामोश रहना, वरना इस मर्तबा बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तैमूर बोला, मैं गाफिल नहीं हूँ और तुम्हें बताने ही वाला था कि एक गाड़ी शुरू से ही हमारे पीछे लगी हुई है। इसलिए मैं मुख्तलिफ सड़कों पर बिला मकसद चक्कर लगा रहा हूँ ताकि इस बात की तस्दीक हो जाए, और अब तस्दीक हो चुकी है। एक गाड़ी वाकई हमारा ताकुब कर रही है। ग्लोरिया ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा, इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। तैमूर बोला, उसे डॉज देकर निकल जाऊं या गाड़ी कहीं मोड़कर उन्हें ठिकाने लगा दूं। मैंने कहा, अगर उसको डॉज देकर पीछा छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो। ये आजकल तुम पे खून क्यों सवार है? तैमूर बोला, असल में वो लोग हमारी गाड़ी देख चुके हैं। मैंने सोचा कि ग्लोरिया तंज़िया अंदाज में हंसी, बोली, हमारी गाड़ी? ये गाड़ी तो मैंने एक पार्किंग लॉट से उठाई है, इसे तो हम कहीं भी छोड़ देंगे। फिर वो चौंक कर बोली, इस लड़के की आंखें क्यों खुली हैं? सिकंदर, इसकी आंखों पे पट्टी बांधो। उसका इशारा अकबर की तरफ था। वो बोली, मैं नहीं चाहती कि हमारे ठिकाने का इल्म किसी को भी हो। सिकंदर ने फौरन अकबर की आंखों पर पट्टी बांध दी। अकबर ने इस पे दबे लहजों में एहतजाज किया, मगर सिकंदर की एक ही डांट पर खामोश हो गया। फिर गाड़ी में सन्नाटा छा गया। सिर्फ इंजन की आवाज के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस गंभीर खामोशी को बिलाखिर जफर ने तोड़ा। बोला, देखो, मैं एक दफा फिर तुम लोगों को तंबीह कर रहा हूँ, अपनी जान के दुश्मन मत बनो। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। तुम लोग मुझे ज्यादा देर तक अपनी कैद में नहीं रख सकोगे। मैंने दांत पीस कर कहा, हम तो तुम्हें जिंदगी की कैद से ही आजाद कर देंगे। हमारे पास तुम जैसे गद्दारों के लिए मुफ्त का राशन नहीं है। फिर मैंने सर्द लहजे में कहा, अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मैं तुम्हें यहीं ढेर कर दूंगा। उस लम्हे वाकई मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। ये शायद मेरे लहजे की सफाकी थी कि अकबर ने फिर एक लफ्ज भी जबान से न निकाला। मुझे शुबा हो रहा था कि उसके पास कोई ऐसी चीज जरूर है जिसके जरिए उसके साथी उस तक पहुंच सकते हैं। तभी तो वो इतने बुलंदोबांग दावे कर रहा था, हमें धमकियां दे रहा था। मुमकिन है ये मेरा वहम हो और वो हमसे ब्लफ कर रहा हो, मगर मैं अब किसी भी इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने अपना शुबा दूर करने के लिए एक मर्तबा फिर खूब अच्छी तरह उसकी तलाशी ली, मगर सिवाय एक सिगरेट लाइटर के और एक बॉल पॉइंट के उसकी जेब से कुछ न निकला। मैंने खिड़की खोलकर वो दोनों चीजें बाहर उछाल दी। तैमूर अभी तक बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था। वो और ग्लोरिया बहुत धीमे लहजे में बातें कर रहे थे, इसलिए उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर जब तैमूर ने गाड़ी नेशनल हाईवे पर डाली तो मैं चौंका। मैंने उसे कहा, तैमूर ये। उसने मेरी बात काटते हुए खामोश रहने का इशारा किया। बोला, मैं डैशबोर्ड में कोई कैसेट ढूंढ रहा हूँ। ग्लोरिया भी इशारे से मुझे खामोश रहने की ताकीद कर रही थी। सुबह के आसार पैदा हो चले थे, मगर सड़क पर उस वक्त भी ट्रैफिक बराए नाम था। सिर्फ दूध और सब्जी की गाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं। अपने ताक़ुब में आने वाली गाड़ी को तैमूर बहुत पहले डॉज दे चुका था। घरों से चंद किलोमीटर आगे जाकर तैमूर ने गाड़ी बाईं जानिब कच्चे रास्ते पर डाल दी। रास्ते के दोनों जानिब झाड़ झनकार, दरख्त और खुदरो घास उगी हुई थी, मगर गाड़ियों के चलने की वजह से वो रास्ता खासा हमवार हो गया था, इसलिए हमें बराए नाम झटके लग रहे थे। फिर तैमूर ने एक ऐसी जगह गाड़ी रोकी जहां दरमियान में छोटा सा एक मैदान था और उसके चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं। उन झाड़ियों में न सिर्फ हम छुप सकते थे बल्कि गाड़ी भी बहुत आसानी से छुप सकती थी। मुझे हैरत थी कि आखिर ग्लोरिया इस वीराने में क्या करने आई है। ग्लोरिया ने इशारे से मुझे कहा कि जफर को नीचे उतारो। मैंने उसका गिरबान पकड़ा और उसे बेदर्दी से नीचे घसीट लिया। वो बोला, देखो तुम लोग। मैंने उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो चकरा कर जमीन पर गिर गया। मैंने गरज कर कहा, मैंने मना किया था कि अब भौंकना मत। ग्लोरिया ने मुझे आंख मारते हुए कहा, इन सलाखों के पीछे ये सारी उम्र भी भौंकता रहेगा तो इसके आदमी इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वो तैमूर से बोली, इसके जिस्म का एक एक कपड़ा उतारो और इसे छत से लगे हुए कुंडे के साथ उल्टा लटका दो।
शायद वो जफर को ये तासुर देना चाहती थी कि हम किसी मकान में हैं। तैमूर ने पहले गाड़ी से फलालैन का कपड़ा निकाला जो उमूमन गाड़ी साफ करने के काम आता है। फिर उसने रिवॉल्वर की नाल जफर की कनपटी पर रख कर सरगोशी की। मुंह खोलो। उसने उलझन आमेज अंदाज में मुंह खोल दिया। जफर ने जूं ही मुंह खोला, तैमूर ने कपड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। उसके हलक से खफीफ सी आवाज निकली। फिर वो गहरे गहरे सांस लेकर सर को दाएं बाएं झटके देने लगा। उसका मुंह बांधने के बाद तैमूर ने पहले उसका कोट उतारा, फिर टाई खोलकर शर्ट भी उतार दी। मैं बगौर जफर के चेहरे का जायजा ले रहा था। टाई खुलते ही उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, रंगत जर्द पड़ गई और चेहरे पर शिकस्त खुर्दगी के आसार नमूदार हो गए। उसकी इस कैफियत पर मेरे साथ ग्लोरिया भी चौंक उठी। मैंने तैमूर से जफर की शर्ट लेकर बहुत गौर से उसका जायजा लिया। उसके कफ, कॉलर, बटन, हर चीज को गौर से देखा, मगर वो आम सी शर्ट थी। उसके बटन भी आम थे। फिर मेरी नजर उसकी टाई पिन पर पड़ी। उस पर मुझे कुछ शक गुजरा। मैंने उसे उलट पलट कर देखा तो चौंक उठा। टाई पिन के एक सिरे पर बहुत ही छोटा सा एक माइक्रोफोन लगा हुआ था। मैंने उसे पलट कर देखा। पिछले हिस्से में मुझे एक स्क्रू दिखाई दिया। टाई पिन में भला स्क्रू का क्या काम? वो इतना बारीक स्क्रू था जो सिर्फ घड़ी साजों के मखसूस स्क्रू ड्राइवर से ही खुल सकता था। मेरे साथ साथ ग्लोरिया भी उस टाई पिन का जायजा ले रही थी। उसने अपना पर्स खोलकर नेल कटर निकाला और उसमें लगा हुआ छोटा सा चाकू खींचकर बाहर निकाल लिया। उस चाकू की नोक से वो स्क्रू खुल सकता था। मैंने ग्लोरिया से नेल कटर लेकर वो स्क्रू खोला तो पिन का निचला हिस्सा अलहदा हो गया। उसके अंदर इस किस्म का सेल था जैसे उमूमन इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों या बच्चों के खिलौनों में होता है। मैंने वो सेल निकाल कर जेब में डाला और स्क्रू दोबारा टाइट करने के बाद मैंने अचानक जफर के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। कहा, तू इस माइक्रोफोन के बलबूते पर अकड़ रहा था ना? अब सुना अपने साथियों को अपनी मकरू आवाज। फिर अचानक मेरी नजर उसकी घड़ी पर पड़ी। वो आम घड़ियों के बरक्स खासी मुनफरिद थी। मैंने उसके हाथ से घड़ी भी उतार ली कि मुबादा उसमें कोई और डिवाइस पोशीदा हो। मुझे इस मौके पर फर्डिनेंड याद आया। अगर वो होता तो लम्हों में टाई, माइक्रोफोन और घड़ी का मुअम्मा हल कर देता। मैंने वो रिस्ट वॉच यूं ही उलट पलट कर देखी। फिर गैर इरादी तौर पर उसकी चाबी बाहर की तरफ खींची तो वो एरियल की तरह बाहर निकल आई। चाबी निकलते ही घड़ी में से ऐसी आवाजें आने लगी जैसी उमूमन इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के अलार्म की होती हैं। फिर ऐसा लगा जैसे घड़ी में से कोई आवाज आ रही हो। मैंने घड़ी से कान लगा लिया। कोई बहुत धीमे लहजे में बोल रहा था, हेलो बॉस, टीएम कॉलिंग। हम दरअसल आपका सुराग खो बैठे हैं। आप भी जानते हैं कि घड़ी में लगा हुआ डिटेक्टर सिर्फ 50 किलोमीटर के इलाके में काबिल अमल होता है। आप जरा लोकेशन बताएं, इस वक्त आप कहाँ हैं? मैंने फौरन ही घड़ी की चाबी अंदर की तरफ दबा दी। मैंने ग्लोरिया से कहा, इसमें भी यकीनन सेल होगा। ये घड़ी न सिर्फ ट्रांसमीटर है बल्कि डिटेक्टर भी है। अगर हम इसके आदमियों की रेंज में आ गए तो वो कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ जाएंगे और फिलहाल मैं कुत्ते मारने के मूड में नहीं हूँ। एक मर्तबा फिर ग्लोरिया का नेल कटर काम आया। मैंने उसकी मदद से घड़ी का पिछला हिस्सा खोल दिया। उसका अंदरूनी सिस्टम बहुत पेचीदा था। बारीक बारीक पुर्जों और वायर्स का एक जाल सा बिछा हुआ था। उसमें एक की बजाय 2 सेल थे जो मुखालिफ समतों में लगे हुए थे। मैंने दोनों सेल निकाल कर घड़ी को दोबारा बंद कर दिया। उसका टाइम भी गायब हो गया। मैंने एहतियात के तौर पर घड़ी का एरियल खींचा, मगर उसमें से किसी किस्म की कोई आवाज ना आई। मैं चाहता तो उन दोनों चीजों को जाया कर सकता था, मगर मैं खुद उनसे फायदा उठाना चाहता था। बकौल ग्लोरिया, फर्डिनेंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का माहिर था। वो इन चीजों को देखकर न सिर्फ वैसी ही दूसरी चीजें बना सकता था बल्कि इनमें तरमीम भी कर सकता था। ग्लोरिया ने कहा, मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अरे मैं तो समझ रहा था कि तुम अब यहाँ पिकनिक मनाओगी, मगर तुम तो। ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली, कामरान, अभी थोड़ी देर पहले तुम मौत के मुंह से निकले हो और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा, मरना तो एक दिन सभी को है ग्लोरिया बीबी, फिर हंसते हुए क्यों ना मरें। वो भिन्ना गई, बोली, चलो फिर तुम कह लगाओ, मैं तुम्हारा काम तमाम किए देती हूँ। मैंने मिस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, मैं तो पहले ही मरा हुआ हूँ, मगर मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। वो बोली, अच्छा मरे हुए हाथी, यहाँ से तो निकलो या यहीं 1.25 लाख का होना चाहते हो। अकबर ने घबरा कर कहा, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना। तैमूर उसके अंदाज पर बेसाख्ता हंसने लगा। फिर बोला, तुम तो 50 लाख के चेक हो, तुम्हें भला कैसे छोड़ सकते हैं। मैंने हंसकर कहा, यार तैमूर, 1.5 करोड़ तो इस बकरे के भी मिल जाएंगे। मैंने जफर के सर पर चपत मारते हुए कहा। जफर का चेहरा तौहीन के एहसास से मस्ख हो गया। उसके सामने लोग नजर उठाकर बात नहीं करते थे और मैं उसके साथ एक आम उचक्के का सा सलूक कर रहा था। हम गाड़ी की तरफ बढ़े तो तैमूर चलते चलते अचानक रुक गया। मैंने देखा हमारे और गाड़ी के ऐन दरमियान में स्याह रंग का एक कोबरा फन फुलाए बैठा है।
उसकी फुनकार सुनकर जफर भी चौंक उठा और सरगोशी में बोला, मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, मगर आवाज से अंदाजा हो रहा है कि ये इंतहाई खौफनाक और जहरीली किस्म का कोबरा है, मगर ये इन अतराफ में तो नहीं होता। मैंने चौंक कर पूछा, किन अतराफ में? वो बोला, मेरा मतलब है कि इस किस्म का कोबरा कम से कम कराची में नहीं पाया जाता। मैंने गौर से उस कोबरे का जायजा लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी लंबाई 10 साढ़े 10 फुट से कम ना होगी। वो रास्ते के ऐन दरमियान में फन काड़े बैठा था। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर निकाल कर कोबरे पर फायर करना चाहा, मगर तैमूर ने रोक दिया और बोला, मैं इसे जिंदा पकड़ूंगा। ग्लोरिया बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। तैमूर ने हंसकर कहा, मुझे इस वक्त पानी की नहीं बल्कि चाय की तलब हो रही है, बस तुम तमाशा देखो। मैं चक्कर काट कर इसकी पुश्त पर पहुंचता हूं, तुम लोग यहां से हटना मत, वरना ये तुम्हारा पीछा करेगा। मैंने कहा, तुम तो यूं कह रहे हो जैसे बरसों किसी सपेरे की शागिर्दी की हो। तैमूर ने हंसकर कहा, मैंने वाकई कई बरस तक एक सपेरे की शागिर्दी की है। गोली से तो इसके परखचे उड़ जाएंगे। इसकी चर्बी, खून और जहर से ऐसा जबरदस्त आमेजा तैयार होता है कि उससे न सिर्फ कुत्ते बल्कि दूसरे जानवर भी नजदीक नहीं आते। मुझे बरसों से ऐसे ही सांप की तो तलाश थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जाइए फिर मुलाकात कीजिए, मगर इससे ये तो कह जाइए कि मैं पीछे से चक्कर काट कर आपकी खिदमत में हाजिरी दे रहा हूँ। उस वक्त तक मेरा इंतजार कीजिएगा। तैमूर ने बुरा मनाए बगैर कहा, तुम लोग भी अपनी जगह से हिलना मत, ये भी यूं ही फन काड़े बैठा रहेगा। वो आहिस्तगी से दाईं तरफ की झाड़ियों में उतर गया। हम लोग बेहिस्सो हरकत खड़े सांप को देख रहे थे। वो भी जमीन से कम 1.5-2 फुट ऊंचा उठा हुआ कुंडली मारे बैठा हुआ था। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो हमें रास्ता देने के मूड में नहीं है। ग्लोरिया ने तशवीश ज़दा अंदाज में पूछा, ये तैमूर कहाँ गया? हमारी अब तक की गुफ्तगू उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। मैंने झुंझुलाकर कहा, अरे यार, एक तो ये बहुत बड़ा अजाब है, अब इन मोहतरमा को नए सिरे से सब कुछ बताओ। बहरहाल मुख्तसर तौर पर यह समझ लो कि तैमूर इस कोबरे को जिंदा पकड़ना चाहता है। ग्लोरिया चीख कर बोली, ये तैमूर पागल तो नहीं हो गया? और तुमने भी उसे मौत के मुंह में धकेल दिया? मैंने कहा, मैंने तो उसे बहुत समझाया था, मगर तुम शायद भूल रही हो कि उसका नाम तैमूर है। वो जब किसी बात पर अड़ जाता है तो उसे करके रहता है। फर्क बस ये है कि ये तैमूर लंगड़ा नहीं है, वरना अब तक किसी सल्तनत का बादशाह होता। मैं फालतू किस्म की बकवास से माहौल की कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा था, वरना तैमूर की तरफ से मैं भी फिक्रमंद था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस खौफनाक कोबरे को जिंदा कैसे पकड़ेगा। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर निकाल लिया। बोली, तुम सब पागल हो गए हो। वो सांप का निशाना लेने लगी। मैंने कहा, ऐसा गजब मत करना, तैमूर किसी भी वक्त कोबरे की पुश्त पर पहुंच जाएगा। फिर मुमकिन है तुम्हारी चलाई हुई गोली से तैमूर जख्मी हो जाए। ऐन उसी वक्त तैमूर कोबरे के अकब में नमूदार हुआ और बहुत एहतियात से कदम ब कदम कोबरे की तरफ बढ़ा। दूसरों की कैफियत का अंदाजा तो मुझे उनके सुते हुए जर्द चेहरों से हो रहा था। खुद मेरी कैफियत भी यही थी। अगर खुदा न खास्ता वो कोबरा पलट कर तैमूर पर हमला कर देता तो मैं एक बेहतरीन साथी से महरूम हो जाता। तैमूर बहुत गैर महसूस तरीके पर आगे बढ़ रहा था। मैंने सुना था कि सांप की हिस्से समात भी तेज होती है, मगर उस वक्त कोबरे की तवज्जो हम लोगों की तरफ थी। ग्लोरिया से जब्त ना हो सका। वो चीख कर बोली, क्या हिमाकत है तैमूर, खुद को बचाओ तैमूर, मैं इस पर फायर कर रही हूँ। तैमूर के चेहरे पर उस वक्त गुस्से और झुंझुलाहट के ऐसे आसार थे कि अगर ग्लोरिया नजदीक होती तो शायद वो उस पे हाथ छोड़ देता। ग्लोरिया की चीखो पुकार और नकलो हरकत से कोबरा मजीद 1 फुट बुलंद हो गया और उसकी जबान तेजी से हरकत करने लगी। वो अब किसी भी लम्हे हम पर हमला कर सकता था। अगर वो अचानक हम पर हमलावर हो जाता तो मरते मरते भी हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। तैमूर 2 कदम मजीद आगे बढ़ा। अब वो इतने फासले पर था कि हाथ बढ़ाकर कोबरे को छू सकता था। फिर उसने इंतहाई बर्क रफ्तारी से छलांग लगाई और दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी जिंदगी का एक हैरत अंगेज मंजर देखा। तैमूर ने अचानक कोबरे की गर्दन को पीछे से दबोच लिया। मैं जानता था कि उसकी गिरफ्त आहनी है, अगर जरा सी भी चूक हो गई तो सांप उसे डस लेगा। उसने सांप की गर्दन कुछ ऐसे खास तरीके से पकड़ी थी कि उसका मुंह खुल गया था, मगर उसके बावजूद उसे काबू करने में तैमूर पसीने पसीने हो रहा था। कोबरे ने 2-4 दफा अपनी दुम को जमीन पर पटका, फिर अपनी लंबी दुम तैमूर के हाथ के गिर्द रस्से की तरह लपेट दी और उसे मजीद बल देने लगा। पहली दफा मुझे तैमूर के चेहरे पर तकलीफ और खौफ के आसार दिखाई दिए। मैंने कहा, मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है तैमूर। तैमूर घुटी घुटी आवाज में बोला, यह बहुत खौफनाक और ताकतवर कोबरा है कामरान। अगर तुम इसकी गर्दन इस तरह पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, वरना अभी चंद लम्हों में ये मेरे बाजू की हड्डी तोड़ देगा। मुझे सांप पकड़ने का कोई तजुर्बा तो नहीं था। एक लम्हे को मैं हिचकिचाया और आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। तैमूर रुक रुक कर बोला, जल्दी करो कामरान, वरना ये मेरी जान ले लेगा। उसने बारहा मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली थी।
बेशुमार मर्तबा सिर्फ मेरी खातिर मौत से टकराया था। मैंने सोचा अगर मेरी मौत सांप के डसने से ही लिखी है तो इसे कोई टाल नहीं सकता। ये फैसला करते ही मैं झपट कर आगे बढ़ा। पुश्त से ग्लोरिया चीखी, पागल मत बनो कामरान। मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करता हुआ तैमूर की तरफ बढ़ता रहा। वो चंद ही कदम के फासले पर तो था। मैं लम्हों में उस तक पहुंच गया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मस्ख हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो महज अपनी कुव्वत इरादी के बल पर अभी तक डटा हुआ हो। मुझे देखकर उसके बेरौनक चेहरे पर जिंदगी का अक्स झलकने लगा। लम्हे भर को मुझे इंसान की बेसबाती और बेवक्ती का एहसास हुआ। ये वही शहज़ोर तैमूर था जो किसी को खातिर में न लाता था। उसने बमुश्किल तमाम घुटी घुटी आवाज में कहा, कामरान, इसकी गर्दन ऐन इस जगह से पकड़ लो जहां मेरी गिरफ्त है। मैंने इससे पहले सांप देखे जरूर थे, मगर कभी किसी सांप को पकड़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, और सांप भी खौफनाक किस्म का कोबरा जिसे पकड़ने में जरा सी गलती आखिरी गलती साबित होती। मगर बहरहाल तैमूर की जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती थी। मैंने अपने दाएं हाथ को एक दो बार झटका दिया, फिर अपने जिस्म की पूरी कुव्वत गोया उस हाथ में समोकर कोबरे की गर्दन पर हाथ डाल दिया। मैंने तैमूर की निशानदही पर उसे मखसूस जगह से पकड़ा था। फिर मैंने उसे पूरी कुव्वत से दबा दिया। सांप का मुंह मजीद खुल गया और वो अपनी दोशाखा जबान को तेजी से हरकत देने लगा।